इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष रह चुकी हैं, लायंस क्लब के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। आप सोशल एक्टिविटी में क्या क्या कर रही हैं, लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं आपसे, आइए जानते हैं हम सुधा वर्मा जी से। नमस्ते। ऐसा है कि स्टार्टिंग में हमारा इनर व्हील में जब हम अध्यक्ष बने थे तो छोटे छोटे काम में जब ध्यान देना शुरू किए तो लगा कि नहीं, हम लोगों को कुछ बड़ा भी करना चाहिए। बड़ा करने के लिए सबसे पहले हम लोगों का ध्यान महिलाओं पर गया। महिलाओं के बीच हम लोगों ने काम किया, गांव-गांव जाकर महिलाओं के बीच काम करते थे और उन्हें बताते थे कि आत्मनिर्भर होने के लिए कैसे रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। गांव में जाके एटीएम से पैसा निकालना ज़रूरी होता है। गांव के लोग जब घर से बाहर चले जाते हैं तो कैसे पैसा निकालेंगे, तो इसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे तभी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बैंकर्स को बुलाकर उन लोगों को समझाया, सिखाया। कुछ टीचर्स हम लोगों ने गांव की, जैसे कोई पढ़ी लिखी महिला है तो उसको ही ठीक कर दिए कि गांव की बुजुर्ग महिला को भी पढ़ाओ, और जो पढ़ना चाहे, जो कम उम्र की भी है और नहीं पढ़ पा रही है, तो शाम में 2 घंटा बैठ के पढ़े ताकि अपना नाम लिखना जान जाए तो बैंक से पैसा निकाल सकती है अपना साइन करके, किसी के ऊपर उसको निर्भर नहीं रहना पड़े। इसी तरह से हम लोगों ने किन्नरों पर काम किया। उन लोगों की अवस्था काफ़ी ख़राब थी। कुछ लोग तो ऐसे थे कि अपने घर में घुसने भी नहीं देते थे। बीच में कोरोना के कारण उन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, तो हम लोगों ने उन लोगों का साथ दिया। उन लोगों का खाना पीना, उन लोगों को जो भी ज़रूरत होता था, हम लोग लायंस क्लब से ले जाकर उन लोगों को बहुत सारा सामान दिए। इनर व्हील से भी हम लोग उन लोगों को बहुत हेल्प किए थे और धीरे धीरे उन लोगों का ऐसा समाज में स्थान बनाने लगे कि अब उनसे लोग, हजारीबाग में तो खैर एकदम ही नहीं है कि अब इन लोगों से कोई नहीं डरता है और सभी लोग अपने घर में उन लोगों को अच्छा सम्मान देते हैं और उन लोगों का स्थिति भी अच्छा हो गया। उन लोगों को जितना वैक्सीन दिलवाना था, उन लोगों ये कह के पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने बताया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो कोई आपको अपने घर में घुसने नहीं देगा, बच्चा नहीं छूने देगा, तो सारे लोग तैयार हो गए और उन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। सुधा जी, आप गदोखर गांव को गोद ली हैं और गदोखर गांव में आप कई काम कर रहे हैं सामाजिक उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। आपने वहाँ कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाई के लिए ट्रांजिस्टर यानी रेडियो का भी वितरण किया। कई जगहों पे आपने रेडियो भी दिया और कई सामाजिक कार्य आप कर रही हैं। आप यह बताएं कि गदोखर गांव को गोद लेने के बाद वहाँ पे क्या क्या प्रोग्रेस हुआ उस गांव में? सबसे बड़ा तो वहाँ एकता आ गया जी। सभी लोग मिलजुल के काम करने लगे। वहाँ के बच्चे इतने उत्साहित हो जाते हैं हम लोग को देख के कि वहाँ कोई जात पात भेदभाव कुछ नहीं है, सारे लोग जमा हो जाते हैं। हम लोग को अब क्या करना है, तो बच्चे लोग को तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे स्वास्थ्य के ध्यान से उन लोगों को लेडीज़ डॉक्टर ले गए, जेंट्स भी ले गए थे। उन लोग का पूरा जो भी जाँच, जो भी दिक्कत था उन लोगों का मेडिकल से संबंधित, उसको दूर किए। उसके बाद पढ़ने के लिए बच्चों को, हम लोग के मेंबर में है जेवियर के कुछ टीचर हैं, कुछ डीएवी के भी टीचर हैं। उन लोगों के थ्रू उन लोगों को पढ़ाया गया क्या पढ़ने के लिए उन लोगों को क्या दिक्कत है, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, और बच्चे पढ़ने वाले हैं। जब हम लोगों ने वहाँ पे ट्रांजिस्टर बांटना शुरू किया था तो बच्चों से हम लोगों ने पूछा कि आप लोग आगे पढ़ के क्या करना चाहोगे, तो बच्चे कुछ बोले हम लोग नेवी में जाना चाहते हैं, कुछ बोले हम आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ बोले हम अफसर बनेंगे। तो बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ देख के। तो हम लोगों का पूरा कोशिश रहता है। सुधा जी, आप गदोखर गांव को गोद ली हैं और गदोखर गांव में आप कई काम कर रहे हैं सामाजिक उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। आपने वहाँ कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाई के लिए ट्रांजिस्टर यानी रेडियो का भी वितरण किया। कई जगहों पे आपने रेडियो भी दिया और कई सामाजिक कार्य आप कर रही हैं। आप यह बताएं कि गदोखर गांव को गोद लेने के बाद वहाँ पे क्या क्या प्रोग्रेस हुआ उस गांव में? सबसे बड़ा तो वहाँ एकता आ गया जी। सभी लोग मिलजुल के काम करने लगे। वहाँ के बच्चे इतने उत्साहित हो जाते हैं हम लोग को देख के कि वहाँ कोई जात पात भेदभाव कुछ नहीं है, सारे लोग जमा हो जाते हैं। हम लोग को अब क्या करना है, तो बच्चे लोग को तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे स्वास्थ्य के ध्यान से उन लोगों को लेडीज़ डॉक्टर ले गए, जेंट्स भी ले गए थे। उन लोग का पूरा जो भी जाँच, जो भी दिक्कत था उन लोगों का मेडिकल से संबंधित, उसको दूर किए।
उसके बाद पढ़ने के लिए बच्चों को हम लोग के मेंबर में है जेवियर के कुछ टीचर हैं, कुछ डीएवी के भी टीचर हैं, उन लोगों के थ्रू उन लोगों को पढ़ाया गया क्या पढ़ने के लिए उन लोगों को क्या दिक्कत है, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, और बच्चे पढ़ने वाले हैं। जब हम लोगों ने वहाँ पे ट्रांजिस्टर बांटना शुरू किया था तो बच्चों से हम लोगों ने पूछा कि आप लोग आगे पढ़ के क्या करना चाहोगे। तो बच्चे कुछ बोले हम लोग नेवी में जाना चाहते हैं, कुछ बोले हम आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ बोले हम अफसर बनेंगे। तो बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ देख के। तो हम लोगों का पूरा कोशिश रहता है। तो हमारे मेंबर्स में कुछ टीचर्स भी हैं जिन्होंने बोला कि हम लोगों ने गांव में आकर कुछ पढ़ाई कराएंगे। तो बच्चे से जब पूछा गया कि आप लोगों को क्या परेशानी है, क्या पढ़ना चाहेंगे, तो उन लोग किसी ने बोला कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, किसी ने बोला इंग्लिश पढ़ना है। तो एक वहाँ पे स्कूल है गदोखर में, जो स्कूल में एक टीचर है जो कि पढ़ाता है, पैसा नहीं लेता है। तो हम लोग उससे बात किए कि यहाँ पे ही बच्चों को बुला के हम लोग पढ़वाते हैं। तो उन लोगों ने बोला ठीक है यहीं पर पढ़ाई होगा। तो आज के डेट में सारे बच्चे वहाँ पे जिनको जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पढ़ाई करते हैं। एक छोटा सा हम लोगों ने वहाँ पे लाइब्रेरी भी खोला है। जैसे कि कुछ लोग कंपटीशन देना चाहते हैं लेकिन उनके पास किताब नहीं है खरीदने के लिए, तो उनसे पूछ के कि कैसा किताब चाहिए, कैसा तैयारी करना है, उस हिसाब से हम लोग सारे लोग मिलके एक छोटा सा वहाँ लाइब्रेरी खोल दिए हैं। साथ ही साथ हम लोग लड़की की सुरक्षा के लिए आजकल तो आए दिन यही घटना मिलती है कि वहाँ छेड़छाड़ हुआ, वहाँ खेत में गई लड़की के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये सब समझ के हम लोगों ने वहाँ लड़कियों के साथ एक मीटिंग की कि क्या करना चाहिए कि तुम लोगों के साथ ऐसा काम ना हो। तो वहाँ पे 12 साल से लेके 20-22 साल की लड़की, लगभग 50 लड़की आई थी जिससे हम बैठ के बात किए थे कि क्या प्रॉब्लम होता है कि जिसके कारण। तो सबसे पहले हमको लगा कि उन लोगों को कराटे सिखाना चाहिए। अगर 4 लड़की है और 2 लड़का उन लोग के साथ छेड़खानी कर रहा है तो आप 4 लड़की मिलके तो उसको मार ही सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने मिलकर बैठकर सब समझाया है उन लोगों को। और इसके लिए हम लोग यहाँ के एक प्रतिष्ठित कराटे के टीचर हैं, उनको ले जाके उनसे संपर्क करवाए और वहाँ एक लड़की आती है जो उन लोगों को कराटे सिखाती है। सुधा जी, आप सामाजिक कार्यक्रमों में कई सालों से आप हैं। अभी के परिवेश में आप लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं? समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपका अपना क्या मंतव्य है? कैसे समाज आगे बढ़े, इसमें आप ज़रा 2 लाइन बोलिए। आज की गतिविधि को देखते हुए, आज का परिवेश को देखते हुए सबसे पहले हम सबसे अनुरोध यही करेंगे कि जिस तरह से लड़कियों को समझाया जाता है कि आप ठीक से रहो, गलत नहीं करो, आगे नहीं बढ़ो, बाहर नहीं निकलो, उसी तरह से आप अपने बेटों को भी समझाइए कि गलत नहीं करो, कोई भी लड़की के साथ अन्याय नहीं करो। ये बात हर माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए ताकि वो गलत ना करे। और आए दिन जो आजकल घटना घट रही है लड़कियों के साथ, ये घटना कम हो। और लड़की लोग को भी कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। अगर कोई किसी तरह से गलत करता है तो सबसे पहले आप अपने घर में बताइए। जब तक आप घर में नहीं बताएंगे किसी को पता कैसे चलेगा कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है? तभी तो वो रोकेंगे। अभी हाल फिलहाल में एक लड़की के बारे में पता चला था कि वो खेत में गई हुई थी, उसके साथ बदतमीजी हुआ। वो 4 दिन तक इस बात को दबाए रखी। 5वां दिन वो बताई जब उसका तबीयत ज़्यादा खराब हो गया। अगर उसी दिन वो बता देती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो सबसे मेरा जितनी भी लड़कियां हैं उसको बस यही हम बोलना चाहेंगे कि कमज़ोर अपने आप को मत समझो, आगे बढ़ो और पढ़ाई करो। पढ़ाई करके अपने आप को ताकतवर बनाओ। विकलांगों के लिए आप लायंस क्लब की ओर से विकलांगों के लिए आप बहुत अच्छा और माने प्रेरणादायक काम कर रही हैं। विकलांगों का कृत्रिम हाथ पैर आप बांट रही हैं, बनवा रही हैं, विकलांग लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए। सर देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का क्लब मानव सेवा के लिए ही एक क्लब बना है। तो विकलांग को देख के आर्टिफिशियल लिम्ब देने का मन बहुत करता था। तो हम लोगों ने आपस में बैठ के इस पे निर्णय लिया कि कैसे करें कि हम इन लोगों को कुछ ऐसा करें कि इन लोग का हाथ पैर चले, ये भी अपना काम कर सके। तो पता चला कि हमारे संस्था में ये मुफ्त में काम होता है। तो हम लोगों ने जी जान लगाकर इसमें इसका ग्रुप बनाया।
फिर शहर में, फिर कोने कोने गांव में सब जगह खबर किए और सारे लोग आए। करीब लगभग 150 आदमी लोग आए जिनका हाथ और पैर कटा हुआ था। और हम लोग सारे लोग मिलके, मतलब लायंस क्लब के सारे मेंबर मिलके हम लोगों ने तय किया कि इन लोगों का हाथ पैर लगवाया जाएगा और वो हम लोग लगवा रहे हैं। आप 2019 में कोरोना काल के पहले आपने गर्म कपड़ों का वितरण भी ज़रूरतमंदों को आप दिए हैं, और क्या आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे आप? हम लोग प्रत्येक साल ये काम करते हैं। प्रत्येक साल ठंड के दिनों में सबके घर से हम लोग कपड़ा इकट्ठा करते हैं और लेने के बाद हम लोग गांव-गांव जाके कपड़ा बांटते हैं। और आप विश्वास मानिए कि जब आप भी ये काम करिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गरीबों को ज़रूरत है गर्म कपड़ों का और वो कहीं से जाके नहीं ला सकते हैं। तो हम लोग क्यों ना मिलके ये काम करें और सबको, जितने लोग ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को हम लोग कपड़ा बांटें। और ये हम लोग करते आ रहे हैं और लगातार करते भी रहेंगे। अक्सर गांव में देखा जाता है कि खासकर आजकल के ज़माने में लड़कियों की शिक्षा पर उनके गार्जियन ही रोक लगाते हैं, उनके माँ बाप रोक लगाते हैं। उस शिक्षा में जब लड़की जाती है उसके पहले शादी हो जाता है। इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देंगी? इसके लिए भी हम लोग जो इस गांव को गोद लिए हैं, गदोखर को, तो हम लोग वहाँ पे मीटिंग किए थे। लड़कियाँ अच्छी खासी पढ़ने वाली लोग हैं। तो हम लोग जब लड़कियों से बात किए तो उन लोगों का कहना था कि हमारे मम्मी पापा को समझाइए ये बात कि हम लोग को पढ़ने दें। तो हम लोग एक बार उन लोगों के साथ मीटिंग किए, उसके मम्मी पापा लोग को बुला के मीटिंग की और उन लोगों को समझाए। अब विश्वास नहीं मानेगा, प्रत्येक घर के गार्जियन इस बात के लिए राजी हो गए कि हम लोग अभी शादी नहीं करेंगे और इन लोग को पढ़ने देंगे। जब तक बच्चा का इच्छा होगा, बच्चा पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा, तभी उसके मन मुताबिक फिर शादी करेंगे। सुधा जी, एक बड़ी अभी जो समस्या आ रही है, कोरोना काल के चलते कई सामाजिक गतिविधि कम हुई, लोग का सेवा नहीं कर पाए। थोड़ा कोरोना अभी अस्थिर है और लोग अब अपनी सामाजिक गतिविधि, व्यावसायिक गतिविधि, एजुकेशन की ओर, अब धीरे धीरे स्कूल भी खुलना शुरू हो गया है। तो अब धीरे धीरे लोग, वैक्सीनेशन भी पूरा हो रहा है हजारीबाग में और यहाँ पे लोग वैक्सीनेशन का भी काम जोरों से चल भी रहा है। आपके द्वारा भी वैक्सीनेशन केंद्रों को कराया गया, और आगामी आपकी क्या योजना है? सबसे पहले तो कोरोना को ख़त्म हो गया ये नहीं समझना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, इसके लिए मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, दूरी बना के रखें और वैक्सीन जिसको जिसको नहीं मिला है वो ज़रूर लगवाएं। बहुत लोग का सोचना है, मानना है गांव वाले लोग का कि वैक्सीन लेने से बीमार पड़ जाते हैं। वैक्सीन नहीं लेने से बीमार पड़ेंगे, ये हम लोग सारी जगह में प्रचार करते हैं कि वैक्सीन ज़रूर ले और उनको समझाते हैं। समझाने के बाद उन लोगों को जगह पर ले जाते हैं और वैक्सीन ज़रूर दिलवाते हैं। एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, नशा लेने का, शराब पीने का, और एक शराब पूरे परिवार को, पूरे समाज को और देश को बर्बाद करने में सक्षम है। तो शराब के रोकथाम के लिए क्या कार्यक्रम आपकी संस्था की ओर से कुछ चलाया जा रहा है? अभी हाल में ही हम लोग एक जुलूस निकालने वाले हैं इसी के संबंधित कि नशा मुक्त हमारा शहर हो, हमारा इंडिया हो। तो जहाँ तक हम लोग जहाँ पे हैं अभी, पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं कि नशा नहीं करें लोग। तो हर एक घर में पहले, सबसे पहले तो इसके लिए घर की गार्जियन जिम्मेवार होते हैं, उनको पहले समझाना होगा कि नशा नहीं करना चाहिए। अगर महिलाएं ठान ले तो कभी भी उसके पति शराब नहीं पिएंगे, उनका बच्चा शराब नहीं पिएगा। तो इसके लिए हर एक महिला को अपने घर से पहले शुरू करना होगा कि शराबबंदी करना होगा, नशा मुक्त करना होगा। एक समाज में बहुत गंभीर समस्या है, वह समस्या है दहेज उत्पीड़न। दहेज के कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें बहू को मार दिया जाता है। खासकर इसी घटनाएं आए दिन सुनने में आया है। इसके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? हमारी संस्था भी ये पता करते रहती है कि कहाँ दहेज के लिए शादी नहीं हो रही है, कहाँ दहेज के लिए लोग मार रहे हैं। हम लोग को अभी कुछ दिन पहले ही पता चला था कि दहेज के लिए एक लड़की की शादी टूट गई थी। हम लोगों ने पूरे इनरविल की बहनें मिलकर सारे लोग हम लोग उसके घर गए थे और वहाँ जाके पहले तो बहुत डराए धमकाए, लेकिन उसके कोई असर नहीं हो रहा था उस पर।
फिर बाद में उसको हम लोग समझाएं कि दहेज क्यों लेना चाहते हैं। लड़की जब कमाती है तो जो कमाएगी वो तो आपके घर में ही आएगा। तो बहुत तरह का बात समझाने के बाद वो राजी हो गए थे कि ठीक है हम शादी करेंगे। लेकिन इसके लिए लड़की लोग को भी खड़ा होना पड़ेगा। जब आप खुद कमा रहे हो और आपसे दहेज मांगा जा रहा है तो वैसे लड़का को बहिष्कृत करो, उससे शादी ही ना करो। कब तक वो रुकेंगे, कहाँ खोजेंगे लड़की? तो धीरे धीरे ये अपने आप खत्म हो जाएगा। दहेज मुक्त होना ही पड़ेगा इन लोगों को। सुधा जी, कोरोना काल में भी आप बहुत काम किए हैं, लोगों को सेवा किए हैं। आप बताइए ऐसी कुछ यादें जो आपको अंदर से दिल को कचोटती है और यह यादें कि आप उसको सेवा करके संतुष्ट हुए हैं। कोई वैसी घटनाएं के बारे में हमको बताएं। कोरोना काल में इतना भयानक हो गया था हर चीज़, कहीं जाना आना, किसी से बात करने तक में डर लगता था लोगों को। ऐसी स्थिति में एक बार मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया, वो हैदराबाद से फ़ोन की थी। तो उसको पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला था। उसने बताया कि उसके 2 जेठ हैं यहाँ पे और एक ननद और नंदोसी, चारों लोग को कोरोना हो गया था और चारों लोग में किसी को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। जब उसने बताया तो पहले तो मैं हॉस्पिटल में पता की तो पता चला नहीं है, बेड ही नहीं है। फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन लोगों को हमने एडमिट करा दिया। कराने के बाद पता चला कि घर में एक ओल्ड एज की माँ है, 2 छोटे बच्चे हैं। अब उन लोगों को कौन देखेगा? उसकी माँ आना जाना करती थी, पैदल आना जाना करती थी, तो उसके लिए हम एक ऑटो ठीक कर दिए थे जो आती थी खाना लेके फिर जाती थी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसके घर में खाने का बहुत दिक्कत हो गया है। तो इसके लिए तो थैंकफुल है यहाँ के जो अग्रवाल समाज वाले खाना का शुरू किए थे, उनसे हम लोगों ने कंसल्ट किया और उनके थ्रू घर में हम खाना भेजना शुरू किए। घर में खाना भेजने के साथ साथ हम हॉस्पिटल में भी खाना भेजते थे। तो धीरे धीरे उनके घर में थोड़ा स्थिति ठीक होने लगा। बाद में उनको पैसे की दिक्कत होने लगी, तो माँ को एटीएम नहीं चलाने आता था। तो एक डॉक्टर के थ्रू पहले तो हम उन लोगों का पूरा इलाज करवा रहे थे। एक दवा का दुकान था जो हमारे लायंस क्लब के ही मेंबर थे, उनके थ्रू हम लोगों ने उनको दवा दिलवाना शुरू किया। उसके बाद हम उनको ही फ़ोन किए कि आप उनके घर में 10,000 रुपया दे दीजिए, हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम उनको पैसा ट्रांसफ़र किए और वो 10,000 रुपया उनकी माँ को दे दी। इस तरह से उनके घर का स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगा और धीरे धीरे वो लोग ठीक होने लगे। डॉक्टर से भी लगातार हम संपर्क में रहते थे। और उधर लड़की जो निकिता पोद्दार नाम था उसका, आज उस इतने एहसानमंद हो गई है वो, उसका कहना है कि आप मेरी मम्मी से भी बढ़कर हैं और आज के डेट में वो मुझे मम्मी ही पुकारती है। तो हैदराबाद से हमेशा उसका फ़ोन आते रहता है और वो भी एक बार अपना स्टेटमेंट दी थी कि अगर आप मम्मी आप नहीं होती तो शायद हमारे ससुराल में कोई नहीं बचता। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि समाज में सभी लोग एक दूसरे का सेवा करें और मदद करें।